कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 रथ चक्र। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे परिवार किससे बनता है? ठीक है। दूसरा है आपके परिवार में कौन कौन है? और तीसरा प्रश्न है परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है। चलिए बच्चों इसे आज पढ़ते हैं। रथ चक्र 3 पीढ़ियों की एक ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और बड़ा पोता युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है। उसके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए फलों के पेड़ से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है वह सचमुच यही है। ठीक है। चलिए करते इस बात की शुरुआत। पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधल के उस पार में कुछ खोज रहा हूं, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूं यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं कांप कांप उठता हूं। मैं तब कनू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी का अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते वह उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दबा ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले,
जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं, भैया पढ़ने जाए। यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना, बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम तो नहीं हो पाता। मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार काम, घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का दुकान का खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक और सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा लिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लगाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों के पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था।
माँ बोली तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहां, तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये ठंडे पहाड़ी अच्छे लगते हैं रे, जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएंगे, बस इतनी ही इच्छा है। माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो, जो तुम्हारी खूब सेवा कर सकी, अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी, वह भी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहां की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीनों बाद माँ की ओर से पत्र मिला था, तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा, चैत्र में शादी होगी। चैत्र से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वो सो नहीं सके, घर की बाहर की पता नहीं कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरे हाथ थामे रहे। जीतू तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेना मुक्ति विहीन के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असहाय था। हम लोगों के लिए माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रही। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया गया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी थी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। ये छोटी छोटी बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। चुप हो गए। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए जो बाबा ने लगाए थे 3-4 साल पहले। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, कुछ पेड़ वे लगा गए थे, वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे थे जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।